वित्तीय संस्थाएं का प्रकार। तो देखिए, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो राष्ट्र स्तरीय यानी टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी जो वित्त प्रदान करते हैं उनके अलग अलग जो भाग होते हैं उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो एक तो होता है राष्ट्रीय स्तर पर कि वो पूरे देश में वो वित्त प्रदान करने का काम करता है, और एक होता है राज्य के स्तर पर, तो राज्य स्तरीय वित्त संस्थाएं, और दूसरा होता है राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं। राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, ठीक है, नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और दूसरा होता है राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं। समझ में आया? अब देखिए यहां पर स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब जरा ध्यान दीजिए, जो राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं होती हैं ये भी दो प्रकार की होती हैं। पहले आप यहीं पर समझते चलिए और एक एक करके हम यहीं पर एक्सप्लेन करते चलते हैं ताकि ये फिर हमें लिखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं क्या होती हैं? इसके नाम से ही क्लियर है कि ऐसी वित्तीय संस्थाएं, पहले इसको यहां पर लिख देते हैं उसके बाद इसका टाइप कर देंगे। ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो राष्ट्र के लिए वित्त संबंधी नीति निर्माण करती है और राष्ट्रीय स्तर पर साख और वित्त प्रदान करती हैं, साख और ऋण प्रदान करती है उसे क्या कहेंगे? राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं। ठीक है, यानी कि एक तो ये नीति निर्धारण का भी कार्य करती है, ठीक है, कि राष्ट्र के लिए वित्तीय संबंधी नीति निर्माण करती है, उसका निर्धारण करती है, उसका संचालन करती है, और साथ में ये क्या करती है? पूरे राष्ट्र को यानी पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर वित्त का वित्तीय संबंधी या वित्त को प्रदान करती है, या साख को प्रदान करती है, या ऋण को प्रदान करती है। तो इसको क्या कहा जाता है कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं। बच्चों, हम अभी ये राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं है ना, इसको हम बंद कर रहे हैं क्योंकि अभी हमें इसी का भी अलग अलग भाग है और उनको पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हम इसको क्लोज करेंगे और राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं के बारे में पूरा हम पढ़ लेंगे, तब हम राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो आइए, तो राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं अब दो तरीके की हैं, इनको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो एक भारतीय मुद्रा बाजार और दूसरा भारतीय पूंजी बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार, इंडियन मनी मार्केट, और भारतीय पूंजी बाजार, इसमें इंडियन कैपिटल मार्केट। ठीक है, अब देखिए भारतीय मुद्रा बाजार को दो भागों में किया जाता है। पहले इनमें दोनों में डिफरेंट समझिए, हम तब आपको आगे बताएंगे। यानी कि भारतीय मुद्रा बाजार जो होता है वो ऋण प्रदान करता है। समझ में आ रहा है? भारतीय मुद्रा बाजार क्या करता है? ये भी ऋण प्रदान करने वाली संस्था है, लेकिन ये जो ऋण प्रदान करती है ना, अल्पकाल और मध्यकाल के लिए ही भारतीय मुद्रा बाजार ऋण प्रदान करती है। ठीक है, तो यहां पर ऐसे लिखेंगे कि ऐसे मौद्रिक बाजार यानी मनी से जुड़ा हुआ मौद्रिक बाजार जो देश के लिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं है ना, तो इसीलिए ये वित्त प्रदान करती है किसके लिए? राष्ट्र के लिए, देश के लिए। तो ऐसे मौद्रिक बाजार जो देश के लिए अल्पकालीन एवं मध्यकालीन वित्त प्रदान करते हो, उसे क्या कहेंगे? भारतीय मुद्रा बाजार। और भारतीय मुद्रा बाजार किसको लोन प्रदान करते हैं? तो वो हो सकता है उद्योगपति को या व्यापारी को। समझ में आ रहा है ना? तो इसे क्या कहा जाता है? ऐसी मौद्रिक बाजार जो देश के लिए अल्पकालीन एवं मध्यकालीन वित्त प्रदान करती हैं, और ये वित्त जिसको प्रदान करती हैं वो हो सकता है कि व्यापारी हो, या हो सकता है कि वो कौन हो? वो उद्योगपति है। ठीक है, अब भारतीय पूंजी बाजार है ना, जस्ट थोड़ा सा इससे डिफरेंस है।
यानी कि यहां डिफिनेशन होगा कि ऐसी मौद्रिक बाजार जो देश के आर्थिक विकास के लिए उद्योगपतियों या व्यवसायी को दीर्घकालीन, ठीक है, यानी कि इसमें दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने का मतलब कि ये 10-15 वर्षों के लिए, 10 से 15 वर्षों के लिए, या 15 से 20 वर्षों के लिए, या 20 से 25 वर्षों के लिए, ये कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, भारतीय पूंजी बाजार, जो 10 से 15 या दीर्घ काल आप समझिए, और दीर्घ काल का मतलब हो गया 10 से 15 या 15 से 20 या मतलब 10 साल से ऊपर। और इधर जो हो गया भारतीय मुद्रा बाजार, ये दो ही तरीके के, एक अल्पकालीन एक मध्यकालीन वित्त प्रदान करती हैं, ठीक है। और ये दोनों संस्थाएं क्या है, ये दोनों संस्थाएं हैं राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं। अब जो है भारतीय मुद्रा मार्केट को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। समझ में आ रहा है ना? एक तो संगठित क्षेत्र का और दूसरा असंगठित क्षेत्र का। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि संगठित क्षेत्र क्या होता है और असंगठित क्षेत्र क्या हो सकता है, ठीक है। तो भारतीय मुद्रा बाजार को एक संगठित क्षेत्र और दूसरा असंगठित क्षेत्र, यानी ये संगठित में क्या आ जाएगा, ऑर्गेनाइज, ठीक है। संगठित क्षेत्र नहीं लिखते हैं, ऑर्गेनाइज लिखते हैं, यानी संगठित लोन प्रदान करती हैं संगठित क्षेत्र को। और इसमें दो है और दूसरा है असंगठित, ठीक है। असंगठित का मतलब अनऑर्गेनाइज। समझ में आया बच्चों? तो ये संगठित क्षेत्रों को और असंगठित क्षेत्रों को क्या करती हैं, वित्त प्रदान करती हैं, ठीक है। संगठित क्षेत्रों ही लिख दीजिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर को और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को। अब जरा समझिए, आप इससे भली भांति परिचित होंगे, संगठित क्षेत्र से आप भली भांति क्या है, परिचित हैं। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? संगठित क्षेत्र के जो ऋण प्रदान करने वाले संस्थाएं हैं वो वाणिज्य बैंक, ये समझ रहे हैं ना, संगठित क्षेत्र यानी कि इन वैसे बैंक हैं जो एक तरीके से इनका कंट्रोल सरकार का फुल्ली, इन पर कंट्रोल किसका होता है, सरकार पर। इनको एक रूल एंड रेगुलेशन के माध्यम से ही लोन देना होता है, अपने मन से नहीं दे सकते हैं। उसके लिए पूरा इनके लिए नीति बनाया गया है, इनको निर्देश दिया गया है। तो कानून के मध्य रहकर ही, यानी कानून के माध्यम से ही ये क्या करते हैं, ऋण प्रदान करते हैं। तो इसमें वाणिज्य बैंक हो गया, इसमें आपको निजी बैंक हो गया, इसमें आपको सार्वजनिक बैंक हो गया, और इसी में आपका उदाहरण हो जाएगा विदेशी बैंक और विदेशी बैंक। समझ में आ रहा है बच्चों? आप ध्यान से, आप क्या कीजिएगा कि इसी समय कॉपी पर उतारते चलिएगा, तो आपको लास्ट में जो पूरा खाका आएगा ना, तो वो आपका एक मजबूत खाका तैयार होकर आएगा। क्योंकि मेरे पास उतना तो बोर्ड नहीं है ना कि ये सबको एक साथ रखा जाए, तो हमें तो मिटाना पड़ेगा। तो आप कॉपी पर लिखते चलिएगा ना, तो आपको पूरा एक साथ समझ में आएगा, ठीक है। अलग अलग यही चीज को बताने से आप में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो दूसरा, इसको असंगठित क्षेत्र। तो असंगठित क्षेत्र में क्या होता है, कहां कहां से आप लोन प्रदान करते हैं? तो असंगठित क्षेत्र में हो गया, जैसे आप जमींदार से, तो जब जमींदार से आप लोन प्रदान करते हैं तो वो असंगठित क्षेत्र का लोन सेक्टर हुआ, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हुआ, जहां से आप लोन प्रदान कर रहे हैं। दूसरा क्या हो गया, सेठ हो गया। तीसरा हो गया साहूकार हो गया, या फिर आप अपने रिश्तेदार से लेते हैं, तो ये भी क्या आ जाएंगे, असंगठित क्षेत्र से ही आएंगे। समझ में आ रहा है ना? जब आप इनसे लोन लेते हैं ना, तो बड़ा ही आसानी से, सबसे फायदा इनसे लोन लेने का क्या है ना, कि आपको लोन बड़ा ही आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको संगठित क्षेत्र से लोन लेना है तो आपको कागज पत्र मजबूत रखना होगा। जैसे आप अगर संगठित क्षेत्र से ले रहे हैं तो सबसे पहले आपको ऋण धार होना चाहिए, यानी कि आपके पास ऐसी वस्तु होना चाहिए जिससे ये संगठित क्षेत्र के बैंकों को लगे कि नहीं, अगर आप असफल हो गए देने में तो आपका जो खेत है वो बेचकर हम ले लेंगे, आपका जो भैंस नहीं, आपका जो मतलब और संपत्ति है, सोना चांदी वगैरह जो भी है, आप उसको रख के ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कि इसमें एक चीज ये है कि आपको कागज पत्तर बहुत ज्यादा, कागजी कार्रवाई इसमें बहुत ज्यादा होता है,
ठीक है। आपको और एक फायदा भी है इसमें, ये तो घाटा है कि आपको कोलेटरल्स रखना पड़ता है, यानी ऋणाधार आपको रखना पड़ता है, कागजी कार्रवाई आपको करना पड़ता है। और इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है क्योंकि जो लोगों को, खास करके गांव के लोग हैं, उन्हें ऋण जब लेते हैं तो उन कागजी कार्रवाई से वो लोग क्या करते हैं, डरते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज होता है कि जो ब्याज का दर होता है ना बच्चों, ब्याज का दर कम होता है। ओके, ब्याज का दर कम होता है, इनका शोषण भी नहीं होता है, शोषण नहीं होता है। कहां पर, अगर आप संगठित क्षेत्र से लोन ले रहे हैं तो समझ में आ रहा है ना, ये सार्वजनिक बैंक है या निजी बैंक है या वाणिज्य बैंक है या विदेशी बैंक है, इन सभी से ले रहे हैं तो। लेकिन दूसरी तरफ जब आप असंगठित क्षेत्र से लोन लेते हैं तो यहां पर आपको भारी समस्या जूझना पड़ता है, जैसे ब्याज का ऊंचा दर, ब्याज का ऊंचा दर होता है। अगर ये आपको 10% लोन दे रहा है और ये लोन होता है ना वार्षिक होता है, इस बात को समझिए, मैं पहले भी आपको नीचे के क्लास में बता चुका हूं। तो यहां पर क्या है कि दर इसका कम होता है, लेकिन यहां पर ब्याज का दर जो होता है ना काफी ज्यादा होता है, और वहां पर वार्षिक होता है और यहां पर मंथली होता है। मंथली इन द सेंस 3 महीना, 4 महीना या 5 महीना के लिए इनको मिलता है। तो ये वार्षिक 10%, लेकिन ये लोग क्या देते हैं, ये लोग 20% दे देंगे 4 महीने के लिए। तो आप रेट समझ रहे हैं ये कितना हुआ, ईयरली, वार्षिक। ये 4 महीने के लिए अगर दे दिए हैं तो ये पूरे वर्ष में 4 तिहाई 12, यानी 4 महीना 3 बार हो जाएगा, 4 4 4। तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 60%। अगर कोई व्यक्ति संगठित क्षेत्र से लोन ले रहा है तो 4 महीने, 1 साल में उसे 60 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी एज ए ब्याज के। तो ये लोग कर्ज जाल में फंस जाते हैं। दूसरा कि कोई कागजी लिखा पढ़ी नहीं होता है, लिखा पढ़ी का अभाव होता है, जिससे क्या होता है ना कि ये लोग फंस भी जाते हैं, क्योंकि आप ये जाकर पैसा दे दिए महाजन को, जमींदार को, सेठ को, साहूकार को, जिससे लिए हैं। अब फिर कहेंगे कि महाराज हम तो आपको पैसा दिए थे, वो डांट देगा, झपट देगा। अब ये चुपचाप बैठ जाएंगे, क्योंकि कागजी कार्रवाई इन्हें करने आता नहीं है, ये लिखते पढ़ते नहीं है, मुजबानी रखते हैं, और वो इनको भुलवा देगा कि तुम्हारा दिमाग लगता है खराब हो गया है, जितना बूढ़ा हो रहे हो उतने तुम भूल रहे हो। इस तरीके की बात बोलेगा। तो वो किसान है, गरीब है, वो जानता है कि फिर हमको जब जरूरत लगेगी तो यही देने वाला है। तो इस तरीके से शोषण भी इनका होता है। अगर आप पैसा नहीं दीजिएगा तो गाली गलौज भी होता है, ठीक है। आकर आपके द्वार से आपका भैंस खोल के ले जाएगा, गाय खोल के ले जाएगा, इस तरीके से आपका शोषण करता है, जिससे क्या होता है ना कि अंत में लोगों को बड़ा ही खराब फील होने लगता है, और जिसके कारण ये समस्या, आत्महत्या वाली समस्या आ जाती है, ठीक है। तो यहां पर बड़ा ही शोषण हो रहा है। अब देखिए ना कि 100 रुपया के लिए 60 रुपया वो ले रहा है एक्स्ट्रा 1 साल में, जहां बैंक 10 रुपया ले रही है। और यही नहीं रुकते हैं ये लोग उनसे तय भी कर लेते हैं कि देखो भाई, तुमको तो लोन दे रहे हैं, बहुत बड़ा कृपा कर रहे हैं, और इसके लिए तुमको 40 रुपये मजदूरी पर हमारे खेत में कम से कम 50 दिन काम कर लेना। 50 दिन नहीं, 10 दिन काम कर लेना, मान के चलिए। अब बेचारा वो यहां पर भी राजी हो जाता है। फिर जो ये फसल लगाते हैं, अगर मान लो कि वो उन्होंने मक्का लगाया या फिर कोई दाल का फसल लगाया, तो वो क्या बोलेंगे कि थोड़ा सा हमें दाल भी इस बार 2-4 केजी, 10 केजी दे देना। अब किसान वो भी दे देता है। इस तरीके से ये लोग बड़ा ही फंस जाते हैं। समझ में आया बच्चों? अब आइए हम लोग भारतीय, अभी खत्म नहीं हुआ है ये भारतीय मुद्रा बाजार में हमने देखा कि इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक संगठित और दूसरा असंगठित। संगठित में कौन कौन आते हैं, असंगठित में सारा आपने देख लिया।